こんにちは皆さん。皆さんはお元気ですか？皆さんは元気だと思います। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो हर एक लेवल का जो स्टूडेंट है वो फेस करता है, स्पेशली जो जापानीज सीख रहा है। अगर आपने अभी जस्ट N5 को पढ़ना स्टार्ट किया है या आपने जस्ट अभी N4, N3, N2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप में से सभी लोग जो है एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपका जो JLPT का लेवल है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब आपकी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसको आप बार बार रिपीटेडली दोहरा रहे हो, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोहराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। आपने एक बात सुनी होगी, इंग्लिश में एक वर्ड है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। अब ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या चीजें हैं? तो जैसे कि आप सब लोग जो अभी कर रहे हैं ना, वो सारा हार्ड वर्क है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क कोई कर ही नहीं रहा है। तो अब आपको करने की क्या जरूरत है? आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं और आपको क्या करना है, ठीक है। सिर्फ ये अपने आप से डिसाइड कर लेना कि मुझे N5 करना है, देन आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन ले रहे हो और फिर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हो कि ठीक है जो पढ़ा रहे हो पढ़ रहे हैं, तो नहीं, अब ऐसा नहीं करना है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि वो कौन से स्मार्ट तरीके हैं, वो कौन से ऐसे टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आपको आपका JLPT एग्जामिनेशन का कोई भी लेवल क्लियर करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की अपनी सीधी वीडियो को। तो देखिए, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका मुझे कमेंट आता है कि सेंसे हम किस तरीके से पढ़ें। ठीक है, हमने पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी है, किसी को वोकैबुलरी में दिक्कत आ रही है, किसी को कांजी में दिक्कत आ रही है, तो किसी को कहीं दिक्कत आ रही है। तो देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको अपना JLPT क्लियर करने के लिए क्या क्या चीज आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट, कि आपके पास एक एप्रोप्रिएट, एक प्रॉपरली सिलेबस होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक है और कौन सी बुक जो है वो सही है, ठीक है। हालांकि N5 में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है मीन्ना नो निहोंगो, ठीक है। ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स में यही पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मीन्ना निहोंगो इज द बेस्ट और इसके अलावा जो बुक्स हैं वो सही नहीं है। गेंकी भी है, मातो में भी है, वो भी ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हो, बुक कोई भी गलत नहीं है। तो बेसिकली हम बात करते हैं मीन्ना नो निहोंगो की, जो सबसे ज्यादा यूज में है। तो N5 N4 में मीन्ना नो निहोंगो सबसे ज्यादा यूज होती है टॉप में। फिर N3 की हम बात करें तो यहाँ पर यूज होती है मातो में या फिर कांजिन मास्टर। N2 में भी यही यूज होती है, N1 में भी यही यूज होती है। अब हम बात करते हैं कि हमने सिलेक्ट तो कर लिया कि मीन्ना नो निहोंगो हमें लेनी है, लेकिन इसके अंदर हमें कितनी बुक चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मीन्ना नो निहोंगो के अंदर जो आती है वो आती है बुम्पो बुक, जिसके अंदर आपकी वोकैबुलरी होती है, पीछे बुम्पो होती है। ये पहली बुक हो गई। दूसरी बुक होती है आपकी रेंशो की बुक, जिसके अंदर आप जो बुम्पो जो वोकैब पढ़ रहे हो उसकी एक्सरसाइज दे रखी होती है रिवीजन के लिए, ताकि आपको वो अच्छे से याद हो सके। दूसरी बुक हो गई। तीसरी बुक आती है इसके अंदर आपकी जो है वो कांजी की बुक। तो कांजी बुक आपको पता ही है, उस कांजी को आपको पढ़ना है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये 3 बुक बेसिकली हमारे पास होती है। अब एक जो चौथी बुक जो हमारे पास नहीं होती, जो मैंने देखा किसी स्टूडेंट के पास नहीं है, वो है दोक्काई की बुक, जो कि होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब पढ़ लोगे तो प्रैक्टिस के लिए भी तो चाहिए भाई दोक्काई, और दोक्काई आती है एग्जाम के अंदर। बट दोक्काई की बुक जो है वो किसी के पास नहीं है, मीन्ना नो बुक। तो मैं ये कहूंगा कि भाई उसको अरेंज करो, ताकि आप जो है जब अपना एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट वो बुक होगी ना, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बुक सॉल्व करके आराम से पेपर दिया और पास, ठीक है। अब लास्ट बुक आती है, वो है आपकी चोक्काई की, यानी कि लिसनिंग की। तो अगर ये बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको इग्नोर करके इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस N5 की पड़ी हुई है, N4 की, आप वो सुन करके भी अपना लिसनिंग क्लियर कर सकते हो। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बेसिकली 5 बुक में से हमारे पास 4 बुक होनी चाहिए N5 N4 के लिए। अब N3 की बात कर लेता हूँ। तो N3 में अगर आप मातोमे यूज कर रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा पैटर्न अलग हो जाता है। मातोमे के लिए आपके पास वोकैबुलरी की अलग बुक सेपरेट पहली, दूसरी बुक आती है ग्रामर की सेपरेट अलग, तीसरी बुक आती है कांजी की, वो भी अलग सेपरेट, चौथी बुक आती है मातोमे की दोक्काई, वो तो ऑब्वियसली वो भी अलग है चौथी बुक, एंड पांचवी बुक आती है यहाँ पर लिसनिंग की, चोक्काई की। तो N3 N2 N1 में मैं ये बोलूंगा कि अगर आपके पास लिसनिंग की बुक नहीं है ना, चलेगा, क्योंकि मैंने तो 4 बुक में अपना काम चला लिया था। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि अगर आप चाहते हो तो 5 बुक्स आप ले सकते हो। तो ये तो थी नंबर 1 पॉइंट बात, कि आप जो है आपको पता होना चाहिए कि मेरे सिलेबस कितना है और कितनी बुक्स उसके अंदर है, पता चल गई। दूसरी बात पर आते हैं, नंबर 2 पॉइंट पर आते हैं। और नंबर 2 पॉइंट के अंदर जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कि आपको अब पढ़ना किस तरीके से है, ठीक है। देखो, 2 चीजें होती हैं, एक होता है सिर्फ पढ़ना और एक होता है पढ़ने का तरीका।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको पढ़ने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ कि अब आपको पढ़ना कैसे है। तो देखो, आप स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी वोकैबलरी से। मैं हमेशा से आपसे बोलता हूँ कि वोकैबलरी का ना एक अपना एक शेड्यूल बनाओ, एक पैटर्न बनाओ कि मुझे इस पैटर्न को फॉलो करना है। आप अपने पूरे सिलेबस को ना डिवाइड कर सकते हो अपने जो भी आप एग्जामिनेशन, जिस भी मंथ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन करा रहे हो एग्जामिनेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो दिसंबर के लिए हो रहे हैं, तो अब दिसंबर के लिए आपको पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ऑलरेडी कर देनी चाहिए स्टार्ट आपको, तभी आप दिसंबर तक अपना एग्जाम जो है वो क्लियर करने के लिए कैपेबल हो पाओगे। तो करना क्या है आपको, जैसे आपने अब दिसंबर के लिए अप्लाई किया, तो अब आपको अपने अकॉर्डिंगली अपने सिलेबस को डिवाइड करना है कि आपको दिसंबर से पहले, 1 दिसंबर से पहले पहले आपको रिवीजन भी कर लें। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। अब रही बात वोकैबलरी की कि मैं पढ़ूंगा कैसे, तो देखो मैं बताता हूँ वोकैबलरी। ज्यादा ज्यादा एक लेवल में वैसे वोकैबलरी ज्यादा होती है, कहीं किसी लेवल में होती है 2000 2500 कुछ तरीके से वोकैबलरी। तो फर्क नहीं पड़ता, आप एक लेवल एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलो कि भाई मैं वोकैबलरी इस तरीके से पढ़ूंगा। एग्जाम्पल के लिए आप एक दिन में 10 वोकैबलरी पढ़ो, लेकिन 10 वोकैबलरी ऐसे पढ़ो कि वो कोई भी आपको भुला ना सके। ठीक है। तो इस पे मैं ऑलरेडी हालांकि वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि आपको वीडियो जो है आपकी वोकैब किस तरीके से आपको पढ़नी है। तो आई होप कि आपने वो देखी हो, और वीडियोस देख लिया करो भाई, क्योंकि ये आप ही के लिए होती है। तो इसके बाद दूसरी चीज है ग्रामर, कि ग्रामर को आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रामर को पढ़ने का तरीका जो है वो भी आप अपना डिवाइड कर सकते हो, कि एग्जाम्पल के लिए एक दिन में आप सिर्फ 2 ग्रामर पढ़ो। अच्छा देखो, गोई जो वोकैब है और ग्रामर है, ग्रामर बिल्कुल अलग है गोई से। गोई हालांकि संख्या में ज्यादा है, लेकिन गोई को मैं यही बताऊंगा कि अगर आप एक मंथ में, सपोज मान के चलो कि आपने एक दिन में 10 वोकैब पढ़ी, ठीक है, और आप इस रूटीन को कम से कम 5 दिन तक फॉलो करते हो एक वीक में, तो कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए। एक वीक में कितनी वोकैब हो जाएंगी, 50। एक मंथ में कितने वीक होंगे, 4, कितनी कितनी वोकैब हो जाएंगे, अराउंड 200। एक मंथ में अराउंड 200 प्लस वोकैब जाएंगी ही जाएंगी। अगर आप रूटीन के साथ, पूरे फोकस के साथ और कंटिन्यूशन के साथ करते हो, आराम से 200 प्लस जाएगी। वोकैब्स बहुत हो जाएंगी, और ये वो वोकैब्स होंगी जो आपने अच्छे से पढ़ी है, रट्टे नहीं मारे आपने उसके। ठीक है। तो एक तो इस तरीके से आपको वोकैब पढ़ना है, सबसे पहली चीज। सेकंड, हम बात करें ग्रामर पैटर्न, तो ग्रामर पैटर्न की हम बात करें इस जापानीज लाइन के अंदर, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई किसी भी लेवल में चले जाओ, आपको ग्रामर पैटर्न जो है बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। ज्यादा ज्यादा कहूँ तो 200 पैटर्न एट द लास्ट हद होगा कि भैया 200 पैटर्न से ज्यादा कोई पैटर्न किसी लेवल में हुआ है। ठीक है। तो N5 में 200 से ज्यादा पैटर्न नहीं होंगे, ना N4 में, ना N3 में। अगर हो तो आप मुझे बता देना, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो 200 पैटर्न भी हम मान के चलें, तो हमारे पास 6 महीने का टाइम है, मैं कहता हूँ 5 महीने का टाइम है। आप 2 पैटर्न डेली के पढ़ो, 5 दिन वीक में 2 पैटर्न सिर्फ पढ़ना है, या 6 दिन पढ़ लो, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लो। एक वीक में अगर आप 5 दिन पढ़ते हो तो 10 पैटर्न कर रहे हो। 2 वीक में कितने करोगे, 20 करोगे। एक मंथ में कितने करोगे, अराउंड 40 पैटर्न आप कर लोगे, 40 से 50 पैटर्न। टोटल पैटर्न मैंने कितने बताए, 200 पैटर्न। 200 पैटर्न बताया ना। आप एक मंथ के अंदर जो है ना 50 पैटर्न क्लियर कर लोगे। वो भी कैसे, अगर आप 2 2 पैटर्न पढ़ रहे हो सिर्फ एक डे में, और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ना है आपको। अब ये जो पैटर्न होता है, इसको किस तरीके से मैं कैसे याद करता था, मैं किस तरीके से लिखता था, ये आपको समझना है, तो ऊपर जाके आई बटन पर प्रेस करके इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है लेटेस्ट अभी रिसेंटली, जिसको शायद आप लोगों ने देखा ही नहीं। तो उसको जाकर जरूर से देख लो कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, आप किस तरीके से पैटर्न याद कर सकते हो। ये समझ में आ गया। अब तीसरे नंबर पे आती है आपकी कांजी। तो देखो, कांजी को पढ़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से पढ़ना, पढ़ना नहीं, सही तरीके से पढ़ना। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट करते क्या है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कांजी उनका पढ़ने का अलग, सबका अलग, एक अलग ही पैटर्न है कांजी को याद करने का। तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे करेक्ट पैटर्न क्या होना चाहिए कांजी का। देखो, सबसे पहली चीज, जब आप कांजी पढ़ते हो ना, तो आपकी सबसे पहले गलती ये होती है कि आप कांजी को रटते हो, लिख लिख के और बोलते भी भाई लिखो, जितना लिखो उतना। तो इंस्टेड ऑफ कि आप लिखो ज्यादा, आप ना एक स्टैंडर्ड ये लेके चलो कि आप कोई सी भी कांजी पढ़ रहे हो, आप कोशिश करो कि उसको एक कार्टून के वे में, किसी इमेज के थ्रू, कि वो कांजी किस बिहाव पे ली गई है। तो आप इसी तरीके से किसी भी कांजी को जो है ना बनाना सीखो, लेकिन ये देखो कि वो बनी कैसे है, उसका स्ट्रक्चर वैसा आया कैसे, ये सोचने की, ये समझने की कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ 50 बार लिखने के। क्योंकि एक बार आपको वो समझ में आ गई ना, पिक्चर दिमाग में आ गई, तो आप कांजी आराम से बना दोगे, सोते ही बना दोगे। अब दूसरी चीज आती है जो आप सबसे ज्यादा गलतियां करते हो, आप सभी स्टूडेंट करते हो, वो है कुनियोमी और ओनियोमी को ना पढ़ना।
भाई कांजी में सबसे ज्यादा हैक्टिक यही चीज है, कुनियोमी उनियोमी को रटना। भाई रटना पड़ेगा, इसका कुछ ऑप्शन ही नहीं है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। और मल्टीपल्स कांजी में सेम ओनियोमी होती है, स्पेशली ओनियोमी सेम होती है। ठीक है, तो ये हमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि भाई पढ़ा था अभी 5 कांजी पीछे पड़ी, उसमें भी शिन या सु ऐसी ओनियोमी आई थी, अभी इधर भी इतनी ओनियोमी आ रही है। तो ये पढ़ना पड़ेगा, यही है जो चीज आपको डिफरेंट बनाती है अदर लैंग्वेज से। ठीक है, तो कुनियोमी ओनियोमी को आपको रटना पड़ेगा, आप उसे रटें। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई कांजी पढ़ी और कांजी के नीचे जो साइड में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं उसी कांजी को यूज करके, तो वो उन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि भैया मैंने तो कांजी पढ़ ली। लेकिन कई बार होता क्या है, अभी उस वर्ड्स के अंदर तो यूज हुए हैं 3-4 वर्ड उन्होंने बना रखे, उसमें कुनियोमी यूज हुई। लेकिन सपोज आप कह रहे हो कि मुझे आती है, और वही कांजी यूज करके कभी ओनियोमी ओनियोमी का वर्ड आ गया, फिर तो आप वहां पे उसे पढ़ते रह जाओगे, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं निकलेगा, वो वर्ड सही बनेगा नहीं। ठीक है, इसलिए कुनियोमी ओनियोमी पढ़ना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ एक जरूरी चीज, कांजी का मीनिंग भी समझें। कांजी जैसे सपोज आई की कांजी है, तो आई की कांजी जब बनती है तो उसको हम हमें समझ जाते हैं कि ये आई की कांजी है। तो इसी तरीके से कांजी का वर्ड आपको पता होना चाहिए किस चीज की कांजी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि सपोज मान लो कि आपने कांजी बहुत अच्छे से पढ़ ली है, कुनियोमी ओनियोमी, मान लो सपोज कि आप भूल गए, क्योंकि कई बार मैं ही भूल जाता हूँ। तो आप क्या करोगे कि सपोज आपके सामने कोई लाइन आ गई, उसमें 2 वर्ड लिखे हुए हैं कांजी में, दूसरी कांजी आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये शित्सु की कांजी है या फिर गोतो की कांजी है। अब आगे की कांजी भूल गया मैं कि आगे की कांजी क्या है, लेकिन मुझे उस कांजी का जो कांजी बनी हुई ना, उसका कांजी का वर्ड पता है, मतलब कांजी का मतलब पता है कि इसको ये बोलते हैं। इसका मतलब शी की कांजी मतलब वर्क की कांजी समथिंग है, तो वर्क ये है, और पीछे गोतो है, इसका मतलब भी वर्क से रिलेटेड होता है। तो मतलब ये कुछ ऐसा कांजी है, इसका काम का उसका मतलब कुछ काम से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है। तो मैं आइडिया लगा लेता हूँ। ऐसे केसेस में इस तरीके से लगाए गए जो आइडिया होते हैं ना, वो 100 में से बता रहा हूँ 70 to 80% सही होते हैं। वो एटलीस्ट आपको एक सेंटेंस में एक मीनिंग फिट करा देंगे कि लगभग कुछ ऐसी चीज है, इंस्टेड ऑफ कि आप गलत उसका अंदाजा लगाओ। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि कांजी जो आप पढ़ रहे हो उसको उसके वर्ड के साथ पढ़ो। ठीक है, तो वही चीज कह रहा हूँ, इस तरीके से आप कांजीज को पढ़ो। और कुनियोमी ओनियोमी याद करने के अलावा जो नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो वहाँ पे कांजीज को बना करके, तो उनको भी पढ़ो। उससे क्या होगा कि आप जब कभी अगर एग्जाम में बैठे कभी ऐसा कुछ वर्ड आया, तो आप फटाक से पढ़ लोगे कि यहाँ पे इसका मतलब ये था, मैंने पढ़ रखा है। समझ में आ गई बात? तो देखो, ये तो था कांजी को करने का सबसे बेस्ट तरीका। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिर आपका दोक्काई। तो मैं आपको एक बात रियलिटी के साथ बताऊं, दोक्काई आप स्टार्टिंग में तो ना करें, जब तक आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एटलीस्ट हाफ पढ़ाई ना कर लेते हैं, तब तक आप ना करें। और हाफ स्टडी करने के बाद फिर आप दोक्काई स्टार्ट करें। मैं कह रहा हूं जो चीज मैंने आपको बताई, अगर आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ करते हो ना, बिल्कुल लगातार टाइम से करते हो ना इसे, तो मैं कह रहा हूँ एक टाइम पे आपको अपने आप ही इंटरनली कॉन्फिडेंस जो है वो आपका अपने आप ही बढ़ जाएगा, आपको फील होने लगेगा कि हाँ मुझे कुछ आता है। और जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना दोक्काई, तो दोक्काई भी आपको एक बार की रीडिंग में निकल जाएगी। एक बार आप पढ़ोगे, एक बार में आप पढ़ते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 चीजें काम कर रही है, पहली वोकैब, दूसरी आपकी ग्रामर, और तीसरी काम कर रही है आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका यहाँ पे कांजी। 3 चीज बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रीडिंग के टाइम पे। ठीक है, अब दोक्काई में दिक्कत क्या होती है, आप में से ज्यादा लोग क्यों उगते हैं दोक्काई में, उसका रीजन पता क्या है? उसका रीजन ये है, वोकैब हमें आती नहीं, पैटर्न हमने पढ़े नहीं, और कांजी भी हमने कभी करी नहीं, सीधे बैठ गए दोक्काई करने के लिए। तो दोक्काई कैसे होगी भाई? सिर दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। सिंपल तरीका बताया दोक्काई को करने का कि भैया पहले इन 3 चीजों को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद दोक्काई करो। जब आप करोगे, मैं क्यों कहता हूँ दोक्काई की प्रैक्टिस जरूरी है, कि जब आप पढ़ लोगे ना अपना सिलेबस पूरा पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद आप दोक्काई जब करने बैठोगे ना, मजा आएगा दोक्काई करने में, क्योंकि आपको चीजें समझ में आएंगी एक बार में, सर में दर्द नहीं होगा। और ये आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हैबिचुअली बनाएगी कि आप थोड़ी देर तक दोक्काई की रीडिंग कर सकते हैं। जब आप एग्जाम में बैठोगे, वहां पे आपको सीधा 50 मिनट की दोक्काई दे देंगे, भैया करो बैठ कर 50 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट की दोक्काई, जो भी है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो अब इस चीज पे मत कहना सिंस आपने इतना टाइम क्यों बता दिया, तो अराउंड बता रहा हूँ टाइम, लमसम की इतना हो सकता है। तो वहां पर आप अपने आप को तभी तैयार कर सकते हो कि प्रैक्टिस पहले करो, वरना इकट्ठा जाके वहां बैठ जाओगे तो नींद आ जाएगी भाई। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका लिसनिंग। मैंने कहा कि लिसनिंग के लिए आपके पास वोकैब हो, ये जरूरी, आई मीन क्या बोल रहा हूँ, लिसनिंग के लिए आपके पास बुक हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, और लाइक ऑनलाइन आप सुन सकते हैं, कुछ ऑडियोज वगैरह भी हैं, कुछ बुक्स के पब्लिशर कंपनीज वगैरह हैं।
कंपनीज के ऑडियोज वहां पे डाले रखते हैं फ्री के लिए, फ्री यूज के लिए। आप वो सुन सकते हैं भाई, कई कई बार सुन सकते हैं। मैंने तो देखो N3 N2 अपना ऐसे ही निकाला भाई कि मैंने कई कई बार सुनी है। लिसनिंग के लिए मैंने क्या करा है, जब एग्जाम से 1 डेढ़ महीना पहले पागलों की तरह लिसनिंग सुनी है, कान में ईयरबड लगा करके मैं सुनता रहता था, सुनता रहता था, सुनता रहता था, सुनता रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी सबसे ज्यादा वीक पॉइंट यही है, लिसनिंग। और वहां पर थोड़ी आवाज का भी इशू होता है जब आप एग्जाम सेंटर में बैठते हो। तो सबसे बेस्ट ये है कि भाई लिसनिंग को आप जितना आप सुनोगे ना, उतना आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करो। और जैसा मैंने कहा, दुक्ताई में आपकी हेल्प किसने करी? गोई ने करी, पैटर्न ने करी, ग्रामर पैटर्न ने, और कांजी ने करी। लिसनिंग में आपकी पैटर्न, आपकी दो चीज हेल्प करेंगी, वो है आपकी गोई और दूसरी आपकी ग्रामर। और आपको गोई अच्छे से आती है, ग्रामर पैटर्न पता है, अब उसकी बात बहुत अच्छे से कैच करोगे और सही आंसर फिल करोगे। तो ये था एक बहुत ही अच्छा तरीका जिसे हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो आपको ये स्मार्ट वर्क करना है। अब आप ऑनेस्टली बता दो, आप डेली कितना पढ़ते हो? किसी ने आपसे कह दिया होगा भाई जापनीज कर रहे हो, 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप 5 से 6 घंटे लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, लगे पड़े हो। क्यों लगे पड़े हो 5 से 6 घंटे? किसने कहा आपसे 5 से 6 घंटे लगे रहो? आपकी और भी तो जिंदगी है, अपनी लाइफ को एंजॉय करो भाई। मैं अपना ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। N1 की अभी स्टडी कर रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे तो दिखाई देता हूँ। मेरे पास आप ये देख सकते हो, लाइक लिखना मैंने अभी स्टार्ट किया है, इसलिए आपको ज्यादा पेज मिलेंगे नहीं। ये 1 मंथ का डेटा बता रहा हूँ। मैंने अराउंड 3 से 4 पेज लिखे हैं। तो आप देख सकते हो, देखो थोड़ा क्लोज करके दिखा देता हूँ। दिख रहा है? तो मैंने क्या करा है कि मैं यहाँ पे जो है ना, सिर्फ वोकैब किस तरीके से पढ़ता हूँ। 10 वोकैब मैंने लिख लिए यहाँ तक। इन 10 वोकैब को मैंने पढ़ा और इसी को अच्छे से याद करा एकदम। ज्यादा से ज्यादा हार्डली आधे घंटे से 45 मिनट में याद हो जाते हैं 10 वोकैब, बहुत बड़ी बात नहीं। और बहुत टाइम बता दिया मैंने आपको। 10 वोकैब पढ़ा एक दिन में, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ के रख दिया। दिन में टाइम मिला एक आध बार, तो एक बार रजिस्टर ओपन करके देखा मैंने आज क्या पढ़ा था, रिपीट किया, खत्म। और रिपीट करने का यही रहता है कि वो कैप को मैं याद इसी तरीके से करता हूँ भैया, सेंटेंस में यूज करके। ठीक है, तो आप इस तरीके से ही इस चीज को करें। और ग्रामर पैटर्न के लिए कितना टाइम लग जाएगा आप खुद ही सोच के बताओ। मैं अपना बताऊं टाइम तो, मुझे अगर, चूंकि मुझे पढ़ना पड़ता है, N1 की बुक है कांजन मास्टर, उसमें थोड़ा सा जापानीज में ही होता है, तो ढूंढ ढांडने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन आपके में बहुत ईजी रहेगा। अराउंड आधे से पौन घंटे या 1 घंटे मैक्सिमम मान लो, 2 पैटर्न पढ़ने हैं सिर्फ आपको। आराम से लिख सकते हो, आराम से याद कर सकते हो। कितना टाइम हुआ? 2 घंटे भी नहीं हुआ अभी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अब हम कांजी पे। कांजी की एक लिमिट बना लो कि डेली हमें 10 कांजी पढ़नी है, जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, यहाँ टाइम लग सकता है, 1 घंटा लगे या आपको 1.5 घंटा लगे, वैसे 1 घंटे में हो जाएगा। 10 कांजी बहुत बड़ी चीज है नहीं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करो। दिन में 3 घंटे मैक्सिमम मेरे हिसाब से इतना है। और ये 3 घंटे आपको कंटिन्यू देने हैं, मतलब मंडे टू फ्राइडे देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, आप किसी भी कीमत पर इसको टाइम दो। तो जब आप टाइम दोगे ना, स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट बिलीव करो, इसका जब आउटपुट आएगा ना, तो आप आउटपुट से बिल्कुल हैरान हो जाओगे, क्योंकि आपने धीरे धीरे चीजों को टाइम दिया है। तो कॉन्टिन्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको इन सिंपल वे बताऊं तो जब आप यार मेहनत करोगे कंटिन्यू, लिख लिख के, या फिर जैसे मैंने बताया उस स्टेप को फॉलो कर करके, तो आप क्यों नहीं उठोगे, क्यों नहीं अपना जेएलपीटी क्लियर कर पाओगे? भाई ये सिंपल तरीका है। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो ना कुछ और आसान तरीका मिल जाए, तो भैया नहीं है। और ये तरीका आपको कोई जापानीज में कोई भी टीचर, कोई इंस्टीट्यूट में आपको बताने वाला नहीं है, क्योंकि हमने खुद भी ये चीजें फेस करी हैं। और तब चीज समझ में आई है, सीखी है। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप इन चीजों को ना अपने एक्सपीरियंस से ना सीख करके, कोई सामने वालों को समझा रहा तो उसको सीख के पहले अलर्ट हो जाओ, तो ज्यादा बेस्ट है। अदरवाइज आप ही को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और रही बात, देखो कई बार क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की कि आप पढ़ने जा रहे हो कि भैया कर ले उतने टाइम के अंदर। तो एक्सपेक्टेशन की खराब नहीं है, आप अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो। मैं कह रहा हूँ जिस दिन आपने सिलेबस पूरा कर लिया ना, उस दिन आपको खुद ही फील हो जाएगा, रियलाइज होगा कि मेरा N5 निकल गया। आप खुद कह दोगे एग्जाम से पहले निकल गया, N4 मेरा निकल गया, N3 मेरा निकल गया। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, आपने उसको करा है, टाइम दिया है। जब तक आप टाइम दोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, नहीं होने वाला। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। तो वीडियो में आज मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। वीडियो अब खत्म कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो गई, आप लोग भी शायद बोर होने लगे होंगे। तो लास्ट जाते जाते मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, अभी मैंने रिसेंटली जो है ना एक नया चैनल बनाया है, शॉर्ट्स का चैनल है।
तो लर्न निहोंगो के नाम से मैंने उस चैनल का नाम रखा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट छोटी सी यही है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो चैनल का लिंक है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वहां पर जो है, अब आपको होगी सेंस वहां पे शॉर्ट चैनल बनाने की क्या जरूरत है, तो जरूरत थी। और उसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही बताता हूँ शॉर्ट्स वीडियो में। सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि उसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीजों से मैं क्विक रिव्यू करवाता हूँ आपका, कि आपने जो चीज पीछे पढ़ी है वो आपको भूले ना, तो आप उसे कुछ नहीं, वैसे तो आप पढ़ने वाले हो नहीं किताब खोल के पुरानी चीजें, एटलीस्ट कभी फोन चला रहे हो तो सिर्फ देख ही लो वीडियो। ठीक है, मानता हूँ कि शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नॉलेज तो मिल ही रही है, तो उस नॉलेज को आप ले सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और मिलते हैं अपनी आगे वीडियो में, कुछ इस तरीके से मैं वीडियोस लाता रहूंगा। और बस यही है कि आप लोग वीडियोस देखा करो भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, और आप लोगों की वीडियोस नहीं देखोगे तो फायदा कुछ है नहीं। कसम से बहुत बहुत ज्यादा झंझटबाजी होती है इन सब चीजों में ना। तो बस यही है कि आप पढ़ो, मेहनत करो, अपना जेएलपीटी क्लियर करो, और मिलते हैं फिर कभी, अगर टाइम होता है, कभी टाइम निकलता है तो किसी जेएलपीटी सेंटर में मिलते हैं कभी। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना काम इसी तरीके से करते रहो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो जा माता खोन दो।